अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर जे वॉलर ने क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है और इनके विचार कुछ अच्छे नहीं हैं। 10 फरवरी को कैलिफोर्निया में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस सेंटर में डिजिटल मनी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और द पजल ऑफ क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस हुई। यहां पर खिताब करते हुए क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा था कि उनके नजदीक क्रिप्टो इकोसिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा क्रिप्टो एसेट है। इससे मुराद ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं जिन्हें क्रिप्टोग्राफिक टूल्स इस्तेमाल करके बनाया गया है और उन्हें ट्रेड किया जा रहा है। दूसरा हिस्सा डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जिसके जरिए ट्रेड्स का हिसाब रखा जाता है। इन्हें आमतौर पर ब्लॉकचेन्स कहते हैं। ये परमिशनड और परमिशनलेस दोनों तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। तीसरा हिस्सा वो टेक्नोलॉजी है जो बराह रास्त क्रिप्टो एसेट्स की ट्रेड में सहूलतकारी मुहैया करती है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकनाइजेशन पर मुश्तमिल है, जो डेटा प्राइवेसी की एक शक्ल है। क्रिस्टोफर ने क्रिप्टो इकोसिस्टम की जो तारीफ बयान कर ली वो तो हमने जान ली है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के खिताब में और क्या कुछ कहा, आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। क्रिस्टोफर जे वॉलर ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है। उनके नजदीक ये टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जहां मुख्तलिफ परमिशंस होती हैं कि कौन डेटाबेस में लिख सकता है और कौन उसे पढ़ सकता है। हु कैन रीड एंड हु कैन राइट। ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो एसेट्स की तख्लीक में बुनियादी किरदार अदा करती है, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो इकोसिस्टम तक ही महदूद रहे। दर हकीकत डेटा मैनेजमेंट में दरपेश मसाइल से निमटने के लिए इस टेक्नोलॉजी को मजीद एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्रिस्टोफर क्रिप्टो एसेट से मुंसलिक टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए इसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। इसमें पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नॉन क्रिप्टो एसेट्स की ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसे आने वाले वक्त में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस की क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी अहम टेक्नोलॉजी टोकनाइजेशन है। किसी भी एसेट की ट्रेड में यह मसला दरपेश होता है कि आपको ट्रेड मुकम्मल करने के लिए कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। मिसाल के तौर पर गुमनाम ट्रेडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग के फैलाव का खदशा होता है, एनोनिमस ट्रेडिंग से। इससे महफूज रहने के लिए जरूरी है कि कुछ जाती मालूमात मुहैया की जाए। टोकनाइजेशन के जरिए डेटा वॉलेट्स में पर्सनल इंफॉर्मेशन महफूज बनाने के बाद उसे किसी भी तरह की ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी इस अंदाज में कि किसी की जाती मालूमात गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। जैसे आजकल यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है कि लोग आपको फोन करके आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अभी अपने इब्तदाई मरहल में है, ताहम इनमें इतना पोटेंशियल है कि इन्हें क्रिप्टो इकोसिस्टम से बाहर भी इस्तेमाल में लाया जा सके। इनके जरिए दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी भी खातिर खा तौर पर बढ़ाई जा सकती है। क्रिस्टोफर वॉलर ने यहां तक तो क्रिप्टो इकोसिस्टम की टेक्नोलॉजी पर बात की और इसके वो खासी मोतरफ दिखाई दिए हैं, लेकिन अपनी तकरीर के अगले हिस्से में इन्होंने क्रिप्टो एसेट्स पर भरपूर तनकीद की है। क्रिस्टोफर कहते हैं, सवाल यह है कि कोई भी शख्स क्रिप्टो एसेट्स क्यों रखना चाहेगा। इस तरह के एसेट्स की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी। इनका जवाब नया या बिल्कुल मुनफरद नहीं है। इसका जवाब वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है जो किसी चीज की वैल्यू का तयन करता है, यानी वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जिससे हम किसी चीज की कदर का तयन करते हैं। किसी चीज की कदर उसकी बुनियादी खसूसियात में छुपी होती है। मिसाल के तौर पर मकई इस खसूसियत पर अपनी कदर तय करती है कि इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस चीज की कोई बुनियादी कदर ना हो उसके लिए पैसा क्यों अदा किया जाए। हमारी जिबिल्लत बताती है कि किसी चीज की बुनियादी कदर ना हो तो उसकी कीमत सिफर होनी चाहिए। हैरानकुन तौर पर यह भी सामने आया है कि चीजों की कीमत उनकी बुनियादी कदर से ज्यादा भी लग जाती है। पॉल स्मुएल्सन की 1958 की तहकीक के बाद मईशतदान ये बात जानते हैं कि बुनियादी कदर से महरूम अशिया को मुस्बत कीमत पर ट्रेड किया जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर। ऐसी किसी चीज की कीमत यकीन पर इन्हिसार करती है, बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर मुझे यकीन हो कि मुस्तकबिल में किसी एक चीज की कीमत कोई शख्स मुझे मुस्बत कीमत में अदा करेगा, तब हो सकता है कि मैं उस चीज के लिए हाल में प्रेजेंट में मुस्बत कीमत अदा करने पर तैयार हो जाऊं, फिर उसको एक मखसूस मुद्दत तक अपने पास रखूं, और जब मुझे मजीद कोई और अशिया या खिदमात हासिल करना हो तो मैं फिर उसको फरोख्त कर दूं। सैमुअलसन ने इस तस्वर को सोशल कंट्रीवेंस ऑफ मनी का नाम दिया था। अब जब हम ये जान चुके हैं कि बुनियादी कदर से महरूम कोई चीज मुस्बत कीमत पर ट्रेड की जा सकती है, तो फिर हम साथ ये भी जानते हैं कि उस चीज की एक सेकंड इक्विलिब्रियम प्राइस भी होती है जो कि सिफर है। क्या हो अगर एक दिन ये यकीन का निजाम बदल जाए, ये बिलीफ सिस्टम ही बदल जाए, और मुझे ये यकीन ना रहे कि कोई शख्स मुस्तकबिल में मुझे इस चीज के बदले में कोई कीमत अदा करेगा, तब मुझे उस चीज के लिए आज कोई कीमत अदा नहीं करनी चाहिए, यूं इसकी कीमत सिफर हो जाएगी। बुनियादी कदर से महरूम कई चीजें हैं जो कीमत रखती हैं। मिसाल के तौर पर बेसबॉल कार्ड्स और मशहूर शख्सियत के ऑटोग्राफ्स को ही लें। ये महज कार्डबोर्ड और कागज ही हैं जिन पर कोई तस्वीर है या कुछ लिखा हुआ है। इनकी अगर बुनियादी कदर देखी जाए तो वो इंतहाई कम होगी या फिर ना होने के बराबर होगी, लेकिन इनकी अच्छी खासी डिमांड हो सकती है और ये अच्छी खासी कीमत के हामिल भी हो सकते हैं। क्या हो अगर किसी दिन कोई भी शख्स बेसबॉल कार्ड्स को जमा ही ना करना चाहे, जैसे अब ये कीमती हैं तब फिर ये बेशकीमत नहीं रहेंगे, तब ये फिर कीमती नहीं रहेंगे। अब इस बात को क्रिप्टो एसेट्स तक लेकर आते हैं। क्रिप्टो एसेट्स महज स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बेसबॉल कार्ड्स की तरह हैं। अगर लोग ये यकीन रखते हैं कि मुस्तकबिल में दूसरे लोग उनसे मुस्बत कीमत पर इसको खरीदेंगे, तब आज इसकी ट्रेड मुस्बत कीमत पर होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइस जीरो हो जाएगी। अगर लोग चाहते हैं कि वो ऐसे एसेट्स अपने पास रखें तो वो रख सकते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। खैर, मैं तो बेसबॉल कार्ड्स भी नहीं रखता। ताहम अगर आप क्रिप्टो एसेट्स खरीदते हैं और मुस्तकबिल में इनकी कीमत सिफर हो जाती है तो हैरान फिर बिल्कुल ना होइएगा, और टैक्स पेयर से भी ये उम्मीद ना रखिएगा कि वो आपका नुकसान पूरा करेंगे। इस सब का लुब्बे लबाब ये है कि क्रिप्टो एसेट्स रिस्की हैं और बहुत सी फर्म्स जो इनका लेन देन कर रही हैं अभी अपने इब्तदाई अय्याम में हैं, अभी अपने बचपने में हैं। यहाँ याद दहानी कराता चलो कि पिछले साल बड़ी मशहूर क्रिप्टो फर्म्स ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। इनमें पेमेंट प्लेटफॉर्म, एक्सचेंजेस, क्रिप्टो लैंडर्स और हेज फंड्स शामिल थे। क्रिप्टो एसेट्स की कीमतों में कमी और इससे मुंसलिक कारोबार की नाकामियों ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई सरमायाकारों को नुकसान पहुंचाया है। पिछली गर्मियों में अपनी एक तकरीर में मैंने सर्वेज का हवाला देते हुए बताया था कि 12 से 20% तक बालग अमरीकी शहरी, यानी ऐसे अडल्ट अमेरिकन सिटीजन जो 12 से 20% के दरमियान है, जो क्रिप्टो एसेट्स रखते हैं, इनका लेन देन करते हैं या फिर इन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। अब बढ़ते हुए नुकसानात के साथ ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि सरमायाकार का तहफ्फुज बेहतर बनाया जाए। इस क्रिप्टो विंटर ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी तकलीफ पहुंचाई है, जिनके पास सरमायाकारी पर नजर रखने के काफी वसाइल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये बात सामने आई है कि 15 पब्लिक पेंशन फंड्स ने बैंकरप्ट क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज FTX में सरमायाकारी की हुई थी। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिस्की कारोबार में हिस्सा लेते हैं। बैंक्स और दूसरे मालियाती इदारों को चाहिए कि अगर वो ये काम करें तो ऐसा महफूज तरीके से हो। मैं मालियाती निजाम में समझदारी के साथ जिद्दत का कायल हूं, यानी इनोवेशन जो हो वो समझदारी के साथ हो। मुझे बैंकों के ऐसे कामों में मुलव्वस होने पर खदशात हैं जहां फ्रॉड का खतरा हो, कानूनी पेचीदगियां हो, गलत और बहकाने वाली मालियाती मालूमात फराहम की जा रही हो। जैसा कि किसी भी इंडस्ट्री के सार्फ के लिए उसूल है, बैंक्स को क्रिप्टो कस्टमर्स के साथ लेन देन से पहले वाज़ेह तौर पर जानना पड़ेगा कि कस्टमर का बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, ताकि क्रिप्टो मेल्टडाउन की सूरत में बैंक खाली हाथ ना रह जाएं। और ऐसे बैंक जो क्रिप्टो एसेट से मुंसलिक काम में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने सार्फ को जाने, यानी अपने कस्टमर्स को मतलब पता करें कि वो कौन है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़ाब्तों पर भी नजर रखें, क्योंकि उन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो इंडस्ट्री में मौजूदा परेशान कुन सूरत हाल का
मालियाती निजाम के दूसरे हिस्सों पर भी अभी खासा असर कम है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम और बैंकारी का निजाम आपस में इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा नहीं बना। ये इंतहाई अहम है कि मालियाती निजाम के इस्तेहकाम को क्रिप्टो एसेट से मुंसलिक खतरात से महफूज रखा जाए। इसके साथ जब ये बहस आगे बढ़ेगी कि क्रिप्टो को रेगुलेट कैसे करना है, तो क्रिप्टो एसेट के मुख्तलिफ हिस्सों, क्रिप्टो इकोसिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों की अलग शनाख्त अपने जहन में रखना जरूरी है। जिस तरह से इन्होंने अपनी अलग शनाख्त ऊपर 3 हिस्सों में बताई है, ऐसा करने से इस बात को यकीनी बनाया जा सके क्या कि क्रिप्टो इकोसिस्टम के मुस्बत फीचर्स को मुस्तकबिल में इस्तेमाल में लाया जा सके। ये महज मेरे ख्यालात हैं और फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर अरकान के ख्यालात की हरगिज तर्जमानी नहीं करते। खैर, ये था क्रिस्टोफर जे वॉलर के तकरीर का कुछ खुलासा। इनका आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था कि क्रिप्टो रेगुलेट करने से मुतल्लिक अमेरिका में जो बहस चल रही है वो पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री पर असरअंदाज होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि अमेरिकी इंतजामिया के कुछ लोग किस तरह से सोच रहे हैं। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।